हाँ जी। हमने कल 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। नाउ मूव टू द चैप्टर 11। हम्म। चैप्टर 10। कल एग्जाम है। यस मैम। ओके। हो गई तैयारी? चल रही है मैम अभी। अब तक तो हो जानी चाहिए। मैम बस घर के काम ही नहीं खत्म हो रहे। हाँ जी। चैप्टर 11 दैट इज इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट। So instead of calling it World Trade Organization, it should be called World Trade of Opportunity. डू यू अग्री? आपने इस बात को बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, और कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं, ठीक है। तो एज ए रीनेम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटी रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट इन force toward the positive potential and benefit of international trade। ठीक है, ये नेम हमको क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमारे पास क्या है, वर्ड के साथ ट्रेड करने की क्या है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसको अपॉर्चुनिटी बोलने का रीजन क्या है? कि इसमें हाईलाइट द कंस्ट्रक्शन एंड बेनिफिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड कैन लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, create job and improvement living standard living around the world. By focusing on opportunity, the name should inspire more countries and business to engage in trade, knowing it can lead to prosperity and development। ठीक है, इसका नेम अपॉर्चुनिटी दिया है, तो वो कह रहे हैं कि क्यों अपॉर्चुनिटी, क्यों? क्योंकि देखो, जब ट्रेड होगा तो ट्रेड होने से क्या होगा, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, नए नए बिजनेस बनेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट ये एक क्या है, ये अच्छा जीवन जीने की एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। इसलिए इसको ये नाम देना कि ये वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वर्ड ट्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल सही है। ठीक है। देन से क्या है, आर द रूल ऑफ गैट एग्रीमेंट बिल्डिंग ऑन ऑल मेंबर कंट्रीज दैट व्हाट आर द स्पेशल प्रोटेक्शन मेजर डू द एग्रीमेंट ऑफर्स। हाँ जी, गैट का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, टैरिफ और ट्रेड करने के लिए जो रूल्स बने हुए हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर सारे रूल्स जो हैं ट्रेड करने के, ठीक है, तो वो सभी मेंबर्स पे बाइंडिंग है, ये बताना है। तो ये क्या है, गैट क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीट दैट एम टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय रिड्यूस टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। ये एक तरह का रूल्स है, रेगुलेशंस है, जिसमें क्या है, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाता है
और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो बैरियर्स हैं, उसको खत्म किए जाते हैं, रिड्यूस किए जाते हैं टैरिफ्स को। ठीक है। When countries join the WTO, World Trade Organization, they agree to rules set out in the GATT। ठीक है, तो जो भी रूल्स होंगे गैट के, वो अग्री कर देते हैं इसको फॉलो करने के। ठीक है। ये एक तरह का WTO का फ्रेमवर्क है, रूल्स और प्रोसीजर्स दिए हुए हैं इसमें। ठीक है। गैट रूल्स, दे आर बाइंडिंग ऑल मेंबर्स। ठीक है, जब वो अग्री ही कर गए हैं कि हम इसके सेट ऑफ रूल्स पे अग्री हैं, जितने भी रूल्स हैं, इट मीन्स वो इस रूल के लिए क्या हो गए, बाइंड हो गए। अगर उन्होंने रूल पे अग्री कर दिया, अपना अग्रीमेंट दे दिया कि ठीक है हम इसको मानेंगे, इट मीन्स वो सब क्या हो गए, इसके लिए बाइंड हो गए कि उनको ये रूल्स क्या है अब फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसमें सेफ गार्ड्स क्या हैं, प्रोटेक्शंस क्या हैं? सेफ गार्ड मेजर्स दिए जाते हैं, एंटी डंपिंग मेजर्स दिए जाते हैं, सब्सिडरीज मेजर दिए जाते हैं, प्रोटेक्शंस दी जाती है डेवलपिंग कंट्री को। डेवलपमेंट नहीं, डेवलपिंग, यानी कि जो कंट्री डेवलप होने के स्टेज पे चल रही है, डेवलप होना चाह रही है, अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। द प्रोसेस ऑफ harmony among nation cannot be complete without proper dispute redressal discuss। वो कह रहे हैं कि किसी भी नेशन का प्रोग्रेस करना, या किसी भी नेशन का हाई लेवल पे पहुंचना क्या संभव है बिना रिड्रेसल डिस्प्यूट के? देखो, हर स्टेट में, हर नेशन में कोई ना कोई डिस्प्यूट्स तो होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े या कोई वॉर, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। तो जब तक उस वॉर, उस कन्फ्लिक्ट को हटाया ही नहीं जाएगा, तब तक क्या हम डेवलप हो सकते हैं? क्या हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं? तो नहीं। ठीक है, हमें इन सबको फुलफिल करने के लिए रिड्रेसल, डिस्प्यूट रिड्रेसल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक तो मेंटेनेंस, पीस पीस बना के रखती है, डिस्प्यूट सॉल्व करती है तो पीस बना रहता है। ठीक है, फेयरनेस दिखाती है, किसी के साथ अनफेयर नहीं होता। ठीक है, जो सही है उसके साथ सही होगा, जो गलत है उसके साथ गलत होगा। स्टेबिलिटी प्रमोट करती है। ठीक है, मतलब सबको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करें, रिड्रेसल के पास चले जाए। देन बिल्डिंग इंटरनेशनल ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। ठीक है, एनकरेज करती है डायलॉग्स को, सपोर्ट करती है रूल्स ऑफ लॉ को, लॉ के रूल्स को सपोर्ट करती है कि सब लोग उसको फॉलो भी करें। नाउ चैप्टर 12, दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर, व्हाट आर द ट्रेड बैरियर? हाँ जी, नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दैट कंट्री यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ट्रेड अक्रॉस देयर बॉर्डर्स विदाउट यूजिंग टैरिफ। टैरिफ क्या है? एक तरह का टैक्स होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? कि नॉन टैरिफ बैरियर है, नॉन टैक्स बैरियर, यानी कि टैक्स पे करना पड़ेगा उनको। टैरिफ बैरियर होता, टैरिफ होता तो यानी कि टैक्स लगता। नॉन टैक्स बैरियर है, यानी कि एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ इस कंट्री में या इस जगह में आप जो ट्रेड है वो नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक टैरिफ नहीं लगेगा तब तक आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉन टैरिफ का बैरियर आ गया। टैक्स जो है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टैरिफ क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स है जो गुड पे लगना है। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? डिफरेंस फॉर्म है, मोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर मोर कॉम्प्लेक्स है, मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं है, मोर कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। ठीक है, यानी कि नॉन टैरिफ नहीं लगा रहे हैं तो कोटा लगा रहे हैं। कोटे में क्या होगा कि कुछ इंपोर्ट की लिमिटेड गुड्स ही आप भेज सकते हो, आपको कोटा लगा दिया। या इंपोर्ट लाइसेंस, आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर लाइसेंस लेते हो तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? कि कंट्रोल कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप
बॉर्डर के अक्रॉस जो है वो बिजनेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, टैरिफ बैरियर क्या है? टैरिफ लगा देना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा देना। ठीक है, ताकि टैरिफ क्या करता है? गुड को प्रमोट करता है। टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर उल्टा है। टैरिफ क्या है? एनकरेज करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन कोई भी है तो ये एक तरह का टैक्स ही ना। ये किसको प्रमोट कर रहा है कि आप क्या करो, अपने इंडिया के अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही लो, आपको बाहर से इंपोर्ट करना ही ना पड़े। हमने बैरियर लगा दिया, आप बाहर से करोगे तो आपको 10% महंगा ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप डोमेस्टिक यूज कर लो। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर ये सारे हैं, कोटा, स्टैंडर्ड्स, सब्सिडी, लाइसेंस रिक्वायरमेंट। बट नॉन टैरिफ मेजर्स माइट अप्लाई टू द यूके न्यू रिलेशन टू द ईयू। ईयू के साथ जो यूके का न्यू रिलेशन है उसमें कौन कौन से नॉन टैरिफ बैरियर लगाए हैं? फर्स्ट, कस्टम चेक एंड प्रोसीजर। कस्टम चेक किए जाएंगे, कस्टम ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, वो चेक किए जाएंगे। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो इंस्पेक्शन है वो सब की जाएगी। स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, सेफ्टी मेजर्स बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस एंड कोटा, लाइसेंस होना चाहिए काम करने के लिए। अगर लाइसेंस है, लाइक फार्मेसी कंपनी है, ठीक है, या केमिकल कंपनी है, तो उनको प्रॉपर लाइसेंस जरूरी है। देन सैनिटेशन। सैनिटेशन यानी कि फूड सेफ्टी के रिलेटेड, ठीक है, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, इन सब से रिलेटेड। देन डाटा प्रोटेक्शन, जो भी डाटा है जो एयू के साथ यूके डाटा जो है वो कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, वो डाटा क्या होना चाहिए? प्रोटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन रेगुलेटरी अलाइनमेंट, जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। जो भी फाइनेंस है, जो भी ट्रेड है, पूरे रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर करना है उसका। देन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट आ गया टैरिफ बैरियर, यानी कि टैक्स लगा दिया इंपोर्ट पे कि आप जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही एनकरेज करो, बाहर के प्रोडक्ट को ना करो। देन नॉन टैरिफ यानी कि रेगुलेशंस लगा, हाँ जी, नॉन टैरिफ बैरियर यानी कि रेगुलेशंस लगा दिए अलग तरह से। टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ अलग बैरियर्स लगा रहे हैं कि आप इतने ही प्रोडक्ट बेच सकते हो बाहर, आपको ये प्रोडक्ट भेजना है तो लाइसेंस चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट क्या है, बैन ही कर दिए कि आप ये इंपोर्ट करोगे ही नहीं। ठीक है, देन सब्सिडीज आ गई। सब्सिडीज प्रोवाइड करना हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, ताकि आप बाहर के प्रोडक्ट ना खरीदो। ठीक है, एक्सचेंज रेट कंट्रोल, करेंसी का एक्सचेंज रेट कंट्रोल करना। ठीक है, एक्सपोर्ट करने पे क्या है, चीपर मिलता है, और इंपोर्ट करने पे एक्सपेंसिव मिलता है, तो वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना। ठीक है, ताकि इंपोर्ट वो ना ही करे। इंपोर्ट अगर हम एक्सपेंसिव कर दें और इंपोर्ट हम चीपर कर दें, सॉरी, इंपोर्ट हम एक्सपेंसिव कर दें और एक्सपोर्ट चीपर कर दें, तो लोग क्या है, इंपोर्ट कम करेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, यानी कि जो भी प्रोसीजर है लाइसेंस बनवाने का, वो डिले हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से इंपोर्ट जो है उस पे फर्क पड़ता है। देन डिफरेंस आ गया फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन में। हाँ जी, फ्री ट्रेड एरिया क्या है? वो एरिया जहाँ पे किसी भी तरह का बैरियर नहीं है, आप फ्रीली होके ट्रेड कर सकते हो, वो हो गया फ्री ट्रेड। एंड कस्टम यूनियन क्या है? आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे फ्री ट्रेड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, कुछ स्टेप्स आप लोगे, जिससे आप कहाँ पहुंच जाओगे, फ्री ट्रेड पे पहुंच जाओगे। अभी आप यूनियन पे हो, देन आप कुछ स्टेप्स लोगे, देन आप फ्री ट्रेड पे आ जाओगे। देन चैप्टर 13, दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब कुछ स्कीम्स हैं जो निकाली गई हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, ताकि सोसाइटी को सिक्योरिटी दी जा सके। ठीक है, तो आप स्वच्छ भारत अभियान से क्या समझते हो? स्वच्छ भारत अभियान एक कैंपेन था
लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2014 को। ठीक है, इसका प्राइमरी गोल क्या था? क्लीननेस, क्लीन रखना, हाइजीन रखना। ठीक है, कंट्री को क्लीन रखना और हाइजीन रखना, ये इसका मेन मोटिव था। ठीक है, इसमें क्या एलिमिनेट किया गया था? जो भी सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, उनको, या ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अच्छा होना चाहिए हमारा। हाउस होल्ड की जो सैनिटेशन फैसिलिटी है, यानी कि वॉशरूम्स हैं, वो बने होने चाहिए। और जो वेस्ट है, गीला कपड़ा, सूखा कचरा, गीला कचरा, वो अलग अलग होना चाहिए। ये इसके मेन जो थे मोटिव्स। देन स्वच्छ भारत अभियान फिर से आ गया, क्या होता है? डिफरेंट कैंपेन अंडर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर कौन कौन से कैंपेन चलाए गए थे? हर जगह पे अलग अलग कैंपेन चला चला दिए गए थे। स्वच्छ भारत ग्रामीण, ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया के लिए निकाला गया था ये, कि रूरल एरिया की साफ सफाई इसके अंडर होगी, स्वच्छ भारत ग्रामीण। स्वच्छ भारत अर्बन, इसमें क्या होगा? अर्बन एरिया यानी कि शहरों पे इसमें कॉन्सेंट्रेट किया गया था। स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा, इसमें क्या है? पीपल को कहा गया था कि वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, कि क्लीननेस के अंदर क्या है? वो पार्टिसिपेट करे, कि क्लीननेस को इम्पोर्टेंस। देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक को कैसे मैनेज करना है, उस वेस्ट को कैसे कम करना है, वो बताया गया था। कि आप इको फ्रेंडली चीजें यूज करो, प्लास्टिक के थैले यूज ना करो। ठीक है, घर कपड़े के बने हुए थैले यूज करो, ये सब। स्कूल एंड कॉलेजेस कैंपेन, स्कूल और कॉलेजेस में कैंपेन चलाए गए। ठीक है, बच्चों को अवेयर किया गया। देन स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, यानी कि जो सिटीज थी जो ज्यादा साफ थी, सर्वेक्षण की गई, यानी कि देखा गया कि कौन ज्यादा क्लीन है और कौन नहीं है। ठीक है, जो हाई स्टैंडर्ड पे क्लीन है उसको 1 रैंक दिया गया, जो सबसे कम है उस पे फिर ज्यादा फोकस किया गया कि ये क्लीन नहीं है, तो इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अब डिफरेंट क्या कंपोनेंट्स कौन से थे स्वच्छ भारत के? टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, टॉयलेट्स बनाई गई। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स बनाई गई। वेस्ट मैनेजमेंट, जो कूड़ा था, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, उन दोनों को अलग अलग करना। ठीक है, जो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया वो बताई गई लोगों को। पब्लिक को अवेयर किया गया और उनको पार्टिसिपेशन के लिए कहा गया। कंस्ट्रक्ट हुए बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए गए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक को, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके यूज को कम करने के लिए कहा गया। ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करने के लिए कहा गया। बिहेवियरल चेंज, जब तक आपके बिहेवियर में क्लीननेस नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो लोगों के बिहेवियरल चेंज की ओर ध्यान दिया गया। सर्वेक्षण हमने पढ़ लिया, रैंक दिया गया कौन ज्यादा क्लीन है कौन नहीं। नाउ व्हाट इज स्मार्ट सिटी? यू नो आवर लुधियाना इज ऑल्सो अ स्मार्ट सिटी। देन व्हाई टू नीड अ डेवलपमेंट ऑफ अ स्मार्ट सिटी? क्यों जरूरत पड़ी? स्मार्ट सिटी किसे बनाया गया? अर्बन एरिया को, जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिसिस इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, जहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव है, जहाँ के रेजिडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव है, उसको क्या बोला जाता है? उस सिटी को स्मार्ट सिटी बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा वर्क कर रही है। ठीक है, फीचर क्या थे? टेक्नोलॉजी, सेकंड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड उसका डाटा ड्रिवन। वेट अ मिनट। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, डाटा ड्रिवन यानी कि वहां पे बहुत सारे सोर्स हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ अच्छी है। तो नीड क्यों है? डेवलप करने की नीड क्यों है? अर्बनाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी सिटीज बन रही हैं, लोग सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सिटी का स्मार्ट होना जरूरी है।
इफिशिएंसी, जब टेक्नोलॉजी आएगी तो इफिशिएंसी भी बढ़ेगी। देन इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी, वहां के लोगों की जो इनकम होएगी वो अच्छी होएगी। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिलेगी, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, इसलिए। हाँ जी, डिस्क्राइब मेक इन इंडिया लोगो। व्हाट आर द मेजर सेक्टर इन विच मेक इन इंडिया फोकस्ड। ठीक है, मेक इन इंडिया किस पे उन्होंने फोकस किया सबसे ज्यादा। और व्हाट इज अ लोगो। लोगो क्या है, सिंपल है, सिंबल है एक इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। कब लॉन्च हुआ था, 2014। क्या किसके लिए हुआ था, जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको एनकरेज करने के लिए कि वो क्या है, इंडिया इंडिया की चीजें बनाए, जो इंडिया में नहीं बन रही है वो भी बनाए। तो इसका जो लोगो है वो क्या, कैसे डिजाइन किया गया है। इट्स फीचर्स अ लॉइन, उसमें लॉइन बना हुआ है। लॉइन क्या होता है, लॉइन रिप्रेजेंट क्या करता है, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, करेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड दिखाया हुआ, लाइन को चलता हुआ दिखाया गया। इट मीन्स हम क्या है, एक लाइन की तरह एक स्ट्रेंथ बन के आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव की तरफ चल रहे हैं, उस सिंबल का ये मतलब है। ठीक है, लोगो जो है ब्राइट है, रेड कलर का शेड है, रेड कलर की शेड दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें एनर्जी है। रेड मीन्स एनर्जी। ठीक है, ब्राइट लाइट, ब्राइट रेड, इट मीन्स एनर्जी। वो एंथुसियाज्म दे रहा है हमें। ठीक है, तो वो इंस्पायर और कॉन्फिडेंट और हाईलाइट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब्स को, कि आप क्या है, आपके पास एनकरेज है, आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ो, आपके पास वो एनर्जी है। उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सिंबल मेक इन इंडिया का। ठीक है, तो मेजर फोकस किस पे है, ऑटोमोबाइल्स पे, ठीक है, डिफेंस पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, फार्मास्यूटिकल पे, टेक्सटाइल पे, रेवेन्यू रिन्यूएबल एनर्जी पे, इन सब पे इनका मेन फोकस है। नाउ चैप्टर 14 दैट इज कंटेम्प्रेरी इशू। कंटेम्प्रेरी यानी कि जो टेम्पररी इशू क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, नहीं होने चाहिए पर हो रहे हैं, उनके लिए। तो विद द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, time, space, and other temporary constraints to information have been reduced and in many cases eliminated. देन टाइम, अब हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से हम क्या क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, टाइम स्पेस और लिमिट में क्या क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो टाइम में क्या है, बिफोर द डिजिटल एज वांटेड टू गेट इंफॉर्मेशन, बट हमें वेट करना पड़ता था। हम इंफॉर्मेशन चाहते थे, हमें वेट करना पड़ता था। डेली न्यूज़पेपर आती थी, बुक पब्लिश होती थी, हम तभी पढ़ सकते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमें किसी भी तरह का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम अभी अभी गूगल पे सर्च करेंगे और वो उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। देन स्पेस, फिजिकल प्रेजेंस, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड बीइंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। If want to study a particular subject, you have to go to library or need a book. But now with the help of technology, you don't need a book. You can connect your internet and you don't need a physical space. आपको कोई पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए कुछ पढ़ने के लिए। आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, अपना फोन खोलो, आप पढ़ सकते हो। अभी भी हम क्या है, अगर देखा जाए तो क्लासरूम इज अ नीड, है ना, क्लासरूम होना चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। हम भी टेक्नोलॉजी की ही हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, कंटेम्पररी कंस्ट्रेंट क्या है, पहले स्पेसिफिक टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती थी। ठीक है, टीवी शो आता था तभी कुछ पता चलता था, या न्यूज आती थी तभी कुछ पता चलता था। अब क्या है, हम कभी भी किसी भी इशू के बारे में, कुछ पुराना भी है, हिस्ट्री भी है, तो भी हम उसको असेस कर सकते हैं। हैज टेक्नोलॉजी कंप्लीटेड टेक ओवर अवर लाइव्स, इज इट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ पे बिग इम्पैक्ट डाला है, ये तो बिल्कुल सही है। सबके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं,
ठीक है, हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। टेक्नोलॉजी यूडिक्यूटी, मतलब कि टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, सब जगह टेक्नोलॉजी है, सबके हाथों में स्मार्टफोन है, सब अपने फोन के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट हो, वर्क हो, लर्न हो, कुछ भी हो, वो सब कैसे करे जा रहे हैं, स्मार्टफोन से किए जाते हैं। डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं। अगर हमें कहीं जाना हो, पहले रास्ते याद हो जाते थे, लेकिन अब क्या है, जीपीएस। पहले हमें सबके फोन नंबर ऐसे ही याद थे, अब फोन नंबर कहाँ है, सिर्फ मोबाइल फोन में, कॉन्टेक्ट लिस्ट में, हमें नंबर्स याद ही नहीं है। ठीक है, हमारी मेमोरी पावर पे भी इसने असर डाला है। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, मेंटल हेल्थ पे असर हुआ है, हमारा इमोशनल हेल्थ पे असर हुआ है। अब इमोशनली हम कनेक्ट ही नहीं है, जहाँ चार चार लोग भी बैठे हैं तो चारों के चारों फोन यूज कर रहे होंगे, आपस में बात नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हमें बैलेंस करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी प्राइवेसी जो है वो सिक्योर नहीं है, प्राइवेट नहीं है आप कुछ भी, है ना। सब कुछ क्या है, फ्रीली है। देन लास्ट क्वेश्चन, application of technology required a set of specific capabilities sustained. Certainly, when we talk about the application of technology, we are essentially discuss how we use various tools, system and innovation to solve problems to enhance tasks. ठीक है, जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है कि हम उसके टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया, क्या कैपेबिलिटी, क्या कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड है। फर्स्ट आ गया टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हमें फोन चलाना है तो हमें फोन चलाना भी आना चाहिए। अगर हमें वाईफाई को कनेक्ट करना है फोन से, तो हमें वो वाईफाई कनेक्ट करना भी आना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास वाईफाई भी है, फोन भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन हमें कनेक्ट करना ही नहीं आ रहा है, तो फिर उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए कि अब इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन अडॉप्टेबिलिटी, अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, हमें अडॉप्ट करना होगा, जो भी चेंजेस हैं उसको अडॉप्ट करने होंगे, न्यू टूल आएंगे, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पे हम स्टिक हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स, हमें अपनी स्किल्स अच्छी करनी होगी कम्युनिकेशन की, क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग को बढ़ाना होगा, अपने डिसीजंस को बढ़ाना होगा। सिक्योरिटी अवेयरनेस, जहां डाटा है, जहां टेक्नोलॉजी है, वहां पे सिक्योरिटी का इशू तो आता ही आता है, तो हमें अपनी सिक्योरिटी को, डाटा को प्रोटेक्ट करना होगा साइबर क्राइम से, साइबर थ्रेट से। ये भी हमारा ही कंसर्न है, हमारी ही नीड है। ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाने चाहिए, ताकि हम अपनी जो भी प्राइवेसी है उसको सेव कर सकें, उसको बचा सकें। क्लियर है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम हो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो। कल मैंने एग्जाम पहले है, 7th चैप्टर था। कल एग्जाम है। ऑल द बेस्ट, अच्छा अच्छा एग्जाम करना। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की वैसे नीड है नहीं, आप अगर
ये क्या है, 7 में है ही नहीं 11 क्वेश्चन। है मैम, ऊपर चला गया, स्क्रॉल किया था ना, बस ऊपर चला गया। देखो, जीएसटी वाला है। नहीं नहीं मैम, स्टॉक एक्सचेंज इज द तेरा बैरोमीटर ऑफ जनरल। नहीं नहीं, इस तो ऊपर वाला मैम। यही है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ हाँ जी। बैरोमीटर ऑफ जनरल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन अ कंट्री। बैरोमीटर यानी कि जो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, जो उसको शो कर सकता है, उसी को ही बोलेंगे। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का बैरोमीटर है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। बैरोमीटर यानी कि एक स्केल कह लो, वो स्केल जो बताए कि इकोनॉमी की प्रोग्रेस कैसी हो रही है। ठीक है, उसको बोलेंगे बैरोमीटर। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या वो बैरोमीटर है जो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है? तो this analog is used because the stock exchange reflect the overall health and direction of the economy through the performance of listing companies and the movement of stock price। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमी की ग्रोथ बता सकता है, कैसे? क्योंकि इसमें सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं और सभी कंपनी के स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को बताया जाता है। यानी कि हर स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो इसमें दिखाई जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट, इसमें इन्वेस्टर की रिफ्लेक्शंस भी होती हैं कि कब वो बाय कर रहा है, कब वो सेल कर रहा है। ठीक है, वो कैसे डील कर रहा है। ठीक है, कहाँ उसको लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ, वो भी शो होता है इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक हेल्थ, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे आ रहा है। ठीक है, किस में प्रॉफिट हो रहा है, किस में लॉस हो रहा है, निफ्टी हमारी कितनी चली गई। ठीक है, जितनी हाई निफ्टी होगी इट मीन्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट, कितने लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी कैपिटल अभी कैपिटल मार्केट में लगी हुई है।